चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की कहानी। सॉरी भाई। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट जो चैप्टर है हमारा खत्म हो गया है ना। एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट की दो शीट थी। पहली शीट में फिक्स टाइप के सवाल हैं जो मैंने सारे करा दिए। सेकंड शीट है छोटी सी, हालांकि इस शीट में कोई दम नहीं है। इस शीट में मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, 24 मिसलेनियस सवाल। ठीक है, चलो इनको करते हैं और चैप्टर एंड करते हैं। सवाल नंबर पहला, बताइए आज की क्लास का पहला सवाल, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ए ट्रेडर owes a merchant 9810 due in 1 year, but the trader wants to settle the account after 6 months. If the rate of simple interest is 9% per annum, how much cash should he pay? 2024 के प्री के पेपर में सवाल आया था। देखो, एक ट्रेडर को जो है एक मर्चेंट का 9810 रुपए ड्यू है 1 साल में। देखो, पहले तो आप इस लाइन का मतलब समझो। इस लाइन का मतलब क्या है? ए ट्रेडर ओज ए मर्चेंट 9810 ड्यू इन 1 ईयर, यानी कि एक व्यापारी को 1 साल बाद 9810 रुपए लौटाना है, 9810 रुपए चुकाना। ये 1 साल बाद अमाउंट है जो कर्जा खत्म करने के लिए चुकाना पड़ेगा। लेकिन ट्रेडर जो है अकाउंट 6 मंथ बाद ही सेटल करना चाहता है, 6 महीने के बाद ही सारा कर्जा खत्म करना चाहता है। अगर ब्याज की दर 9% पर एनम है तो कितना कैश उसे पे करना पड़ेगा? नाउ लिसन केयरफुली। जैसे मान लीजिए 100% उसने कर्जा लिया था, तो 1 साल, अगर ब्याज की दर 9% है तो 1 साल बाद कितना लौटाना पड़ेगा? 109%। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे भाई, ड्यू कितना है? अमाउंट 9810 ड्यू है 1 साल के बाद, यानी कि 109% की वैल्यू। अगर वो 6 महीने में चुकाना चाहता है, ब्याज 1 साल में 9% है, 6 महीने में कितना होगा? 9 का आता 4.5%। तो अगर उसने 100% उधार लिया है, अगर वो 6 महीने में सेटल करना चाहता है तो उसे 104.5% लौटाना पड़ेगा। 100% पे 6 महीने का ब्याज 4.5%, 104.5% लौटाना पड़ेगा। यह आंसर आ गया। 109 की वैल्यू 981, 90 गुना, तो ये भी 90 टाइम्स आ जाएगी मेरे भाई, 90 टाइम्स, यानी कि 900 और कितना आ जाएगा फिर? 405। ठीक है, 9405 क्लियर है। ऑप्शन हम यहां से डी करेक्ट है। मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट है इस सवाल में। ये बहुत सरल क्वेश्चन था। आगे चलिएगा, ये देखिए सवाल नंबर 2। इस टाइप का सवाल देखो, कुछ भी नहीं है। एक आदमी ऐसा होता है ना कि कम ब्याज की दर से पैसा उधार लेके दूसरे आदमी को ज्यादा ब्याज की दर से पैसा उधार दे दे। गांव में लोग अक्सर ऐसा करते हैं? पहले खुद बैंक से कम ब्याज पे पैसा उधार लेंगे, पर गांव में जाके ज्यादा ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार देंगे। ऐसी कर रहा है ये व्यापारी, तो ऐसे प्रॉफिट कमाते हैं लोग। इन 90,000 रुपए की राशि 5% सिंपल इंटरेस्ट पर 4 साल के लिए उधार लेता है। वह उसे 7% के सिंपल इंटरेस्ट पर 4 साल के लिए बी को उधार देता है। उसको होने वाला प्रॉफिट ज्ञात कीजिए। भैया, ए ने पहले खुद पैसा उधार लिया 90,000 रुपए, किस ब्याज की दर से? 5% ब्याज की दर से 4 साल के लिए, यानी कि 5% की दर से पैसा उधार लिया। और वो पैसा उधार लेके दूसरे आदमी को उधार दे दिया 7% के सिंपल इंटरेस्ट से, जो है ए ने 4 साल के लिए बी को उधार दे दिया। क्या फायदा होगा मेरे भाई ए को? आपने 5% की दर से खुद पैसा उधार लिया, अगले आदमी को 7% की दर से दे दिया, यानी कि बीच में 2% का आप लोग प्रॉफिट कमाओगे हर साल। 5 और 7 के बीच में 2% गए, 4 साल में कितना प्रॉफिट कमाओगे? 8%। तो 90,000 रुपीज का 8% आप लोग क्या करोगे? प्रॉफिट कमाओगे, जो कि आ जाएगा 7200 रुपए। ये पहला ऑप्शन आंसर है। ये आपका लाभ हो जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो कट गया। इससे आसान सवाल तो बन ही नहीं सकता कोई। आगे चलेंगे बच्चे, अगला सवाल ये करेंगे। सवाल नंबर 3 इसी पर है। गिरी ने गौरव से 4 साल के लिए 16% की दर से 7800 रुपए उधार लिए। ठीक है, उसने इसमें कुछ पैसा और मिलाया और 19% की दर से 4 साल के लिए आजम को उधार दे दिए। ठीक है,
इससे जो है उसको 1601 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 1601 रुपए का। बताइए उसने कितना पैसा मिलाया था। बहुत बढ़िया मेरे भाई, गजब का सवाल है। कैसे करिएगा बच्चों? देखो सवाल एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। कहानी चल रही है गिरी की। गिरी नाम का एक आदमी है, उसने गौरव से 4 साल के लिए 7800 रुपए उधार लिए। गिरी ने गौरव से उधार लिए 4 साल के लिए 7800 रुपए 1600% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। क्या आप मेरी बात को समझे? बिल्कुल समझोगे। तो गिरी ने गौरव से पैसा उधार लिया 4 साल के लिए 16% की दर से 7800 रुपए। अब उधार लेने के बाद इन 7800 रुपए में कुछ पैसा अपनी तरफ से और मिलाया और आजम को उधार दे दिया 19% की दर से 4 साल के लिए। इससे गिरी को 1601 रुपए का फायदा हुआ। ज्ञात करो उसने कितना पैसा मिलाया था। मैंने मान लिया कि भाई उसने पी रुपए मिलाया था। एक स्टेप में हो जाएगा सवाल। देखो गिरी ने पहले 7800 रुपए उधार लिए मेरे प्यारे भाई, कितने की दर से? 16% ब्याज की दर से। तो गिरी को 1 साल में इतना ब्याज लौटाना पड़ेगा। अगर आपने पैसा उधार लिया है तो आपको ब्याज देना भी तो पड़ेगा। तो 1 साल में कितना ब्याज देना? 7800 का 16%। अब गिरी ने 7800 रुपए उधार लिए, इस पैसे में कुछ पैसा और मिलाया, 7800 रुपए में पी रुपए और मिलाया मेरे भाई, यानी कि हो गया 7800 प्लस पी। और यह पैसा गिरी ने आजम को उधार दे दिया 19% की दर से, यानी कि इस पैसे पर गिरी 1 साल में कितना ब्याज कमाएगा? 19%। बोलो हां भाई। गिरी ने पहले खुद पैसा उधार लिया 7800 रुपए 16% ब्याज की दर से, फिर गिरी ने इस 7800 रुपए में 19% और मिलाया मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। और ये पैसा उधार दे दिया आजम को 19% ब्याज की दर से। क्लियर है? अब बीच का जो डिफरेंस है वही गिरी का फायदा हो जाएगा। जो ब्याज चुकाना है और जो ब्याज गिरी ने कमाया, इनका डिफरेंस ही गिरी का फायदा होगा। ये 1 साल का प्रॉफिट है। गिरी ने पैसा उधार लिया है, फिर उधार दिया 4 साल के लिए, तो 4 साल में गिरी कितना प्रॉफिट कमाएगा? 4 से गुणा। जबकि 4 साल का प्रॉफिट है कितना? 1601 रुपए। ये आ जाएगा मेरे भाई, 1601 रुपए आ गए। हां तक किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो आप लोग। एक स्टेप का सवाल हुआ। देखो भाई लॉजिक समझो। पहले गिरी ने खुद 7800 रुपए उधार लिए 16% ब्याज की दर से, ये पैसा लौटाना है। फिर उधार लेने के बाद गिरी ने कुछ पैसा और मिलाया, 7800 में पी रुपए और मिलाया, और ये सारा पैसा आजम को उधार दे दिया 19% की दर से। तो ये तो गिरी को लौटाना है 1 साल में ब्याज। इतना ब्याज गिरी 1 साल में कमाएगा और बीच का डिफरेंस उसके जेब में जाएगा। 4 साल में कितना कमाएगा? गुणा 4 ये होगा। तो देखो 7800 का 19% माइनस 7800 का 16%, डिफरेंस आएगा 7800 का 3%, 7800 रुपीज का 3%। बोलो हां। प्लस भाई 7800 का 19% में से 7800 का 16% घटाऊंगा ना, गुणा कर घटाऊंगा तो 19 माइनस 16, 7800 का 3% आएगा, प्लस पी की गुणा हो जाएगी 19% में, पी की गुणा हो जाएगी 19% में। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। और ये गुणा 4 मेरे प्यारे भाई आ गया 1601 रुपए के बराबर। ये 1601 रुपए के बराबर आ गया। यहां से अपन को पी का मान निकालना है। देखिए परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। 78 का 3 गुना कितना होता है? 234। 234 4 से गुणा भी करोगे तो 234 का 4 गुना आ जाएगा मेरे भाई 690 और 12 702 प्लस प्लस या 4 की यहां अंदर गुणा करेंगे तो पी का क्या आ जाएगा? 76%। पी का 1976% बराबर 1601 बराबर 1601। 702 उधर चला जाएगा तो पी का 76% किसके बराबर आ गया? 1601 में से 702 घटाएंगे तो 11 में से 2 गया 9, ठीक है, और ये 9, 15 में से 7 गया 8, 899 आ गया मेरे भाई। ठीक है जी। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। तो पे का 76% 899 आ गया। अब बताओ जी 76% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4% 1/25, 76% 19/25 आएगा। आप बोलोगे हाँ सर बराबर 899। अब बताइए ये कितनी बार कट जाएगा? 19 से
19 चौक 76 और 13 कट नहीं रहा भाई, कुछ गड़बड़ कर दी हम लोगों ने। 78 का 3 गुना 210 और 24 234, 234 का 4 गुना आएगा ना। हाँ ये यहाँ पे गड़बड़ कर दी, यहाँ पे गुणा करने में 234 का 4 गुना करेंगे तो 920 और 12 932 आएगा ना। 234 का 4 गुना करना है तो 920 और 16 हो जाएगा जी 936 रुपए, सॉरी 936 आएगा प्लस पी का 19% बराबर 1601, बराबर 1601। अब ठीक है, तो पी का 76% कितना आएगा, 936 चला जाएगा उधर, 1601 में से 936 घटाओ तो 64 और 601, 665 हो गया। ये पी का 76%, 4% 1/25, 76% 19/25 ही आ गया, बराबर 665। 19 से चला जाएगा, 19 57, 19 पंजे 95, पी बराबर आ गया 35 गुणा 25, यानी कि 700 और 175, 875 रुपए। तो 875 रुपए मिलाए थे, पी का मान आ गया, आंसर है सी ऑप्शन 875। अब ठीक है, बढ़िया सवाल है मेरे भाई, मैंने बिल्कुल बेसिक से बता दिया। आगे चलेगा अगला सवाल, सवाल नंबर है 4 जो सीजीएल प्री के पेपर में आया था, फटाफट करो बेटा। इन ए बैंक 6% इंटरेस्ट इज गिवन ऑन द डिपॉजिटेड अमाउंट। एक बैंक में डिपॉजिट अमाउंट पर 6% ब्याज दिया जाता है। द बैंक देन इन्वेस्ट द मनी इन द स्टॉक मार्केट। देखो ये सवाल किसी टाइप को फॉलो नहीं करता कि ये इस टाइप का सवाल है, ये सब मिसलेनियस क्वेश्चन है, सड़क छाक सवाल, इनका कोई सिर पैर लॉजिक नहीं है बेटा, करते जाना है बस जो समझ में आए। एक बैंक में जो पैसा जमा करोगे तो बैंक आपको 6% ब्याज देगा। देखो बैंक भी अपने घर में पैसा नहीं रखता, बैंक में जो पैसा जमा किया जाता है, कस्टमर जो भी पैसा बैंक में जमा करता है उसे बैंक शेयर मार्केट में लगाता है, बैंक बिजनेस करता है, फिर बैंक इसे इन्वेस्ट करता है एक स्टॉक मार्केट में और 30,000 रुपए कमाता है हर 3 लाख पर। यानी कि बैंक खुद इन्वेस्ट करके हर 3 लाख रुपए पर 30,000 रुपए कमाता है। बात समझे आप? बोलोगे सर तो बताइए बैंक की फाइनल अर्निंग कितनी होगी अगर बैंक में टोटल 60 लाख रुपए डिपॉजिट किया जाए तो बैंक कितना पैसा कमाएगा? भाई साहब कुछ भी नहीं है। एक बात बताओ, पहले बैंक में कस्टमर पैसा जमा करेगा, उस पैसे पे बैंक को 6% ब्याज देना है। जो बैंक में कस्टमर ने पैसा जमा करा उसको बैंक ने शेयर मार्केट में लगा दिया और उस शेयर मार्केट में बैंक 3 लाख रुपए पर 30,000 कमा रहा है, यानी कि 10%। 3 लाख का 10% होता है 30,000 रुपए, यानी कि बैंक खुद 10% प्रॉफिट कमा रहा है, 10%, जिसमें से 6% तो बैंक को कस्टमर को ही ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि बीच का 4% बैंक के पास बच जाएगा। यानी कि बैंक जो है 4% का नेट प्रॉफिट कमा रहा है, जो भी पैसा बैंक में जमा किया जाएगा। तो 60 लाख रुपए पर बैंक कितना कमाएगा मेरे भाई? 60 लाख का 4%, 2,40,000 रुपए। आंसर आ गया। इससे बेहतरीन सवाल है ही नहीं कोई, और एक स्टेप में सॉल्व भी हो रहा है। आगे आ जाइए, बताओ जरा सवाल, सवाल नंबर 5। रॉय की मंथली इनकम 18,000 है, ठीक है। उसने 5% की दर से 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर 30,000 रुपए का कर्जा लिया। वह 3 सालों में साधारण ब्याज के रूप में जिस राशि का भुगतान करेगा यह उसकी मंथली सैलरी का कितना परसेंट है? सीजीएल 2022 में और रेलवे में, दोनों में ये सवाल आया है। बहुत बेसिक सी बात, देखो रॉय की मंथली इनकम 18,000 है, ठीक है, ये उसकी मंथली इनकम आ गई, पहली लाइन में बता दिया खुल्लम खुल्ला। रॉय ने लोन लिया कितने का? 30,000 रुपए का, सिंपल इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए 5% की दर से। जब रॉय ने लोन लिया है तो बेटा ब्याज भी तो लौटाना पड़ेगा, और ये बोला है कि जो अमाउंट वो दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे, जो अमाउंट वो एज ए सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है 3 साल में, उसकी मंथली सैलरी का कितना परसेंट है? तो भाई उसने कितना सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा? ये बिल्कुल पता नहीं कैसा सवाल है,
30,000 रुपए उसने उधार लिया, ब्याज की दर है 5%, एक साल में 5%, तो 3 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट उसे लौटाना पड़ेगा? 3 से गुणा परसेंटेज से 2 जीरो, यानी कि 4500 रुपए। तो 4500 रुपए मेरे प्यारे भाई उसे एज एन सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 4500 रुपीज। और जबकि वो कमा कितना रहा? 1800 रुपए। यही पूछा है कि जो उसने पैसा एज ए सिंपल इंटरेस्ट लौटाया है वो उसकी सैलरी का कितना परसेंट है? तो 4500 18,000 का कितना परसेंट है? 1/4, जो कि 25% होता है। ठीक है, 3 साल में जो साधारण ब्याज जिस राशि का भुगतान किया उसकी सैलरी का 25% है। आगे आ जाइए, सवाल नंबर 7, आगे चलेंगे। एक आदमी कुछ पैसा दो बैंक में 11-9 के रेशियो में इन्वेस्ट करता है। पहले बैंक से 19% ब्याज की दर प्राप्त होती है, कुल इन्वेस्टमेंट पर 23.5% का ब्याज दर प्राप्त होता है। अगर दूसरा बैंक 1305 रुपए ब्याज देता है सेकंड बैंक, तो उसने बैंकों में कुल कितना पैसा इन्वेस्ट किया? बहुत बढ़िया सवाल है, गजब का क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना। किसी टाइप को फॉलो नहीं करता, बस सवाल है। मैंने आपको एक बात बताई है कि मान लो एक आदमी ने दो बैंक ए और बी में पैसा जमा करा, एक आदमी ने दो बैंक ए और बी में पैसा जमा किया 11:9 के रेशियो में, यानी कि पहले बैंक में अगर 11 रुपए जमा किया है तो दूसरे बैंक में 9 रुपए जमा किया है। तो एक आदमी ने दो बैंकों में 11:9 के रेशियो में पैसा जमा किया। अब मेरी बात सुनना, पहले बैंक में उसे कितना ब्याज मिलता है? 19%। कुल इन्वेस्टमेंट पर, कुल इन्वेस्टमेंट यानी कि दोनों बैंकों से मिलाकर उसको 23.5% ब्याज मिलता है, दोनों बैंकों से मिलाकर। टोटल इन्वेस्टमेंट पर कितना ब्याज मिलता है? 23.5%। बट ओवरऑल एनुअल इंटरेस्ट ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट पे 23.5% है। तो क्या आप ये पता लगा सकते हो कि उसको दूसरे बैंक में कितने परसेंट ब्याज मिलता है? कैसे पता लगाओगे? एलिगेशन से, क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आप एलिगेशन लगाएंगे तो प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाने से दो बैंक में 11:9 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है, पहले बैंक में 19% ब्याज मिलता है, टोटल इन्वेस्टमेंट पे 23.5% ब्याज है। सेकंड बैंक पे निकालो तो 23.5 में से, ये देखिए 23.5 में से 19 घटाएंगे 4.5%। बोलो हाँ, तो 9 की वैल्यू 4.5% है, आधा। तो 11 की वैल्यू भी आधा आ जाएगी, 5.5%। बोलो यस। अब आप खुद बताओ, ये मीन वैल्यू से छोटा है, 23.5 से छोटा है 19, 23.5 से बड़ा आएगा, 23.5 से बड़ा आएगा 5.5, कितना? 23.5 में 5.5 जोड़ेंगे तो 28 एक 29%, तो 29% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, यानी कि सेकंड बैंक उसको 29% ब्याज देता है। बहुत बढ़िया, सब कुछ बच्चों ने कर भी दिया। और सवाल में यही बोला है कि दूसरे बैंक से उसे 1305 रुपए ब्याज मिलता है। आप एक बार बताओ, दूसरे बैंक में ब्याज कितना मिलता है उसे? 29%, जबकि सवाल है कहता है दूसरे बैंक से उसे ब्याज मिलता है 1305 रुपए, 1305 रुपीज। अगर 29% के लिए 1305 है तो दूसरे बैंक में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया उसका 100% क्या आएगा? ये 29 रहेगा, 29 चौका 116 और 14 29 पंजे 145, 45 गुना, तो 100% की वैल्यू 4500 रुपए। 100% के लिए 4500 रुपए आ गया। 4500 आंसर नहीं आया, ये तो ये आ गया कि उसने दूसरे बैंक में जो पैसा इन्वेस्ट किया है, दूसरे बैंक में जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसका 100% 4500 आ गया। एक्चुअली उसने दो बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया 11:9 के रेशियो में, और टोटल उसका इन्वेस्टमेंट है 20, 11 जमा 9 20, टोटल 20 है। दूसरे बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया 9 यूनिट, ये मैंने कैलकुलेट करके निकाला 4500 रुपए, यानी कि 500 गुना, तो कुल इन्वेस्टमेंट भी 20 का 500 से गुना करेंगे 10,000 रुपए, 20 गुना 500, 10,000 रुपए उसने टोटल इन्वेस्ट किया है। बताओ, है ना गजब सवाल? अच्छा सवाल है जी, आगे चलेंगे स्टूडेंट। ये बताइए बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? सवाल नंबर 8। एक आदमी ने 10,500 पर x% ब्याज दर पर और 13,500 रुपए x + 2% ब्याज दर पर इन्वेस्ट किया।
दोनों इन्वेस्टमेंट से 3 साल में कुल ब्याज 7650 है। तो आपसे पूछा है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है X%। आपको X का मान निकालना है सवाल में, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। देखिए, एक आदमी ने अलग अलग पैसा अलग अलग ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया है। 10,500 रुपए इन्वेस्ट किया X% सिंपल इंटरेस्ट पर, 13,500 रुपए इन्वेस्ट किया X+2% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। दोनों इन्वेस्टमेंट से 3 साल का ब्याज 7650 रुपए। अगर 3 साल का ब्याज 7650 रुपए तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा मेरे भाई? 2550 रुपए। तो पहले इन्वेस्टमेंट पर ब्याज की दर के एक्स का मान निकालना है आपको। देखो, एक स्टेप पे निकाल पाओगे। 1 साल के ब्याज को बराबर कर दो भाई। यहां कितना ब्याज मिला? 10,500 रुपए का X%। ब्याज की दर अगर X% है, 10,500 का X% प्लस ये उसने 13,500 रुपए इन्वेस्ट किया X+2% ब्याज की दर से। 13,500 का X+2%, 1 साल में इतना ब्याज मिलेगा। और 1 साल का ब्याज है कितना? 2550 रुपए। 2550 रुपए। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल कर दिया बेटा। टोटल 1 साल के ब्याज को बराबर कर दो। आपको 3 साल का दिया था, 1 साल का निकालो। ये परसेंटेज से 2 जीरो खटाक से कट जाएगा। क्या आएगा? 105x प्लस 135x। 105 प्लस 135 हो जाएगा 240x प्लस 135 की 2 में गुणा हो जाएगी 270 बराबर आ जाएगा 2550। ठीक है, एक जीरो तो यहां भी कट गया, तो 24x बराबर आ जाएगा 255। या 27 उधर जाएगा, 255 में से 27 घटाओ, क्या आ जाएगा? 228। बस सॉल्व हो गया। x का मान कितना है? 228/24। बारह कम 12 10, 12 निम्न 108, 12 दूनी 24, तो 19/2 9.5। तो x का मान 9.5 आ गया। यही फर्स्ट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बी ऑप्शन। पहली इन्वेस्टमेंट 9.5% पर इन्वेस्ट की गई है। आसान सवाल है ना ये। दीज आर ऑल मिसलिनियस क्वेश्चंस। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर है 9 आपके सामने, करो। ये बहुत अच्छा सवाल है। अमित यादव जी बनाइए। हाँ जी, करो जल्दी से, क्या आंसर है? जी बच्चों, इस टाइप के कई सारे सवाल आपको प्रीवियसर में मिल जाएंगे मेरे भाई, ठीक है ना। टू इक्वल सम्स आर लेंट एट 10% एंड 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम रेस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम। द फर्स्ट सम इज रिसीव्ड 2 years अर्लियर देन द सेकेंड वन एंड द अमाउंट रिसीव्ड इन ईच केस वॉज 36,900 ईच सम वॉज। पहले तो आप ये बताओ कि इस सवाल को पढ़कर कितने बच्चे इस सवाल की भाषा समझ पाए। हमने ना 2 इक्वल धनराशियों को इन्वेस्ट किया 10% और 8% ब्याज की दर से। हमने 2 बराबर धनराशियों को 10% और 8% की दर से एक ही टाइम पर उधार दिया। 2 इक्वल धनराशि को मान लीजिए P। पहली धनराशि को उधार दिया हमने 10% ब्याज की दर से, दूसरी धनराशि को हमने उधार दिया 8% ब्याज की दर से। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। जब आपने उधार दिया तो आप कुछ समय बाद उधार वापस लोगे अपना, तो यह बोला गया कि पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले प्राप्त हो जाती है। आप ये मान लो कि आपने 2 लोगों को बुलाया, आ जाओ भाई, दोनों लोगों को बराबर बराबर पैसा उधार दिया पीपी। पहले को 10% ब्याज की दर से, दूसरे को 8% ब्याज की दर से आपने उधार दे दिया, तो अपना उधारी का पैसा वापस भी लोगे। तो आपने पहला जो है धनराशि वो दूसरे से 2 साल पहले ही ले ली, 2 years पहले।
या मैं बोलूं फर्स्ट सम इज रिकवर्ड 2 years बिफोर देन द सेकेंड वन। और मेरे भाई ईच केस में आपको इक्वल अमाउंट मिलता है 36,900, दोनों से ही आपको इक्वल अमाउंट मिलता है, दोनों से ही आपको इक्वल अमाउंट मिलता है। पहले आदमी ने भी आपको 36,900 रुपए दिए हैं और दूसरे आदमी ने भी आपको 36,900 रुपए लौटाए हैं। क्लियर है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो पूछा है प्रिंसिपल क्या है, धनराशि क्या है, आपने कितनी धनराशि उधार दी है। ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, दो आदमियों को आपने सेम पैसा उधार दिया और दोनों से सेम अमाउंट लिया, यानी कि अमाउंट भी सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी तो सेम ही होगा, यानी कि दोनों आदमियों से आपने सेम साधारण ब्याज लिया। बोलो हाँ कि ना, यस और नो। सब बच्चों को समझ आ गया? आप बोलोगे यस सर, सबको समझ में आ गया है। ठीक है, तो अमाउंट भी सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट भी सेम ही होगा। तो आपने मेरे भाई इक्वल सेम सिंपल इंटरेस्ट दोनों लोगों से लिया है। और सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। बोलो बात को समझे? आप बोलोगे हाँ सर। अब बताओ, प्रिंसिपल सेम है, यहां पर दोनों लोगों को बराबर बराबर पैसा उधार दिया, इक्वल धनराशि उधार दी है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेट परसेंट गुणा टाइम के। सिंपल इंटरेस्ट अगर प्रिंसिपल सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेट परसेंट गुणा टाइम के। अब आप खुद बताओ मेरे भाई, दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर सेम है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होगी कि नहीं होगी बेटा? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। यानी कि यहां पर रेट और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। ब्याज की दर का रेशियो क्या है? रेट का रेशियो क्या है? रेट का 10% 8%, 10 और 8 का रेशियो 5:4। रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो कितना है? 5:4। तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा 4:5। टाइम का रेशियो उल्टा होगा 4:5। आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि पहले आदमी को 4 यूनिट समय के लिए उधार दिया तो दूसरे को 5 यूनिट समय के लिए। आपने पहली वाली धनराशि दूसरे से 2 साल पहली ले लेते हो, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल है, टाइम का डिफरेंस 2 साल है। अगर एक की वैल्यू 2 साल है तो 4 की वैल्यू 8 साल आ गई और 5 की वैल्यू 10 साल आ गई, यानी कि मैंने टाइम पता कर लिया मेरे भाई, टाइम मैंने पता कर लिया और मेरा सवाल यहां से अब सॉल्व हो गया। तो इस सवाल में यही एक लॉजिक था केवल, इस सवाल में मेरे दोस्तों यही एक लॉजिक था जो अब आपके सामने रिवील हुआ है कि सेम पैसा उधार दिया, सेम अमाउंट लिया, तो भैया सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, प्रिंसिपल सेम है तो रेट और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। रेट क्या है? 10%, 8%, 5:4। टाइम का रेशियो उल्टा होगा 4:5। टाइम का डिफरेंस है 1, टाइम का डिफरेंस है 2 साल, तो 4 के वैल्यू 8 साल, 5 के वैल्यू 10 साल, यानी कि पहले आदमी को पैसा उधार दिया 8 साल के लिए, दूसरे आदमी को पैसा उधार दिया होगा 10 साल के लिए। तभी तो मेरे भाई ब्याज सेम आ रहा 80-80%। देखो 10 8 80%, 8 दूसरा 80%, दोनों से सेम ब्याज हो गया ना। आप बोलोगे यस सर। आपको अमाउंट दिया हुआ है, देखिए प्रिंसिपल क्या होता है? 100% होता है। 100% प्रिंसिपल पे आपको 10 8 80% ब्याज हो गया, तो अमाउंट कितना होगा? 180%। 180% की वैल्यू सवाल में आपको दी हुई है यहां पर। बोलो यस और नो। ठीक है जी। पहले आदमी को 8 साल के लिए, दूसरे को 10 साल के लिए उधार दिया, तो 8 साल में कितना ब्याज होगा? 10% के हिसाब से 80%, 100% पे 80% ब्याज होगा, अमाउंट हो जाएगा 180%। कितना? 18 दूनी 36, 0 18 पंजे 90। ठीक है जी। तो ये 205 गुना, तो 100% की वैल्यू भी 205 गुना आएगी, 20,500 रुपए। तो 20,500 रुपए आपका प्रिंसिपल है। ये आंसर है पहला, पहला ऑप्शन करेक्ट है। गजब का सवाल था भाई, बेहतरीन मेथड। आगे चलेंगे, आगे पढ़िएगा। सवाल नंबर 11, अगला सवाल। ए पर्सन हैज इन्वेस्टेड सम अमाउंट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक आदमी ने कुछ पैसा एक सर्टेन टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है, अगर रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 15% पर एनम है
तो अमाउंट हो जाता है 44,000 रुपए। ठीक है, अगर ब्याज की दर 6% पर एनम है तो अमाउंट हो जाता है 22,400 रुपए। ये भी ठीक है। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है, धनराशि ज्ञात करें। गजब सवाल। देखिए, इस सवाल में दो इक्वेशन है। इस सवाल में दो इक्वेशन हैं। सब लोग ये जानते हैं, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हर आदमी ये बात जानता है बच्चों। ना तो आपको इस सवाल में प्रिंसिपल पता है, ना आपको टाइम पता है, और दोनों ही चीजें पूछी जा सकती है। मैं दोनों निकालना बता दूंगा। एक आदमी ने कुछ पैसा उधार जो है इन्वेस्ट किया है एक सर्टेन टाइम के लिए। मान लिया आदमी ने पी रुपए इन्वेस्ट किया है मेरे भाई, टी समय के लिए, टी सालों के लिए। अब पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन, अगर ब्याज की दर 15% पर एनम है तो अमाउंट 44,000 रुपए हो जाता है। देखिए, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल, ब्याज की दर 15% है गुणा टाइम, प्रिंसिपल गुणा 15% गुणा टाइम। यह आपका अमाउंट हो जाता है 44,000 रुपए, 44,000। यह आपकी पहली इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम है तो अमाउंट हो जाता है 22,400 रुपए, यानी कि प्रिंसिपल प्लस ब्याज। भाई ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट। ब्याज की दर 6% है, टाइम मैंने टी माना है, तो टी साल में ब्याज हो जाता है मेरे भाई कितना, 22,400 रुपए। सेकंड इक्वेशन है मेरे भाई। और मुझे यही दोनों इक्वेशन सॉल्व करके प्रिंसिपल का मान निकालना है। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो टी का मान आ जाएगा, कि पी कट जाएगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो टी का मान आ जाएगा, पी कट जाएगा, टी बचेगा केवल, जिसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी। अब बताओ यहां पे कैसे करेंगे। दो इक्वेशन बन रही है। अगर ब्याज की दर 15% है तो 44,000 अमाउंट है, 6% है तो 22,400 अमाउंट है। बताइए, देखो घटाओ, प्रिंसिपल निकालना, इसमें से घटाओ मेरे भाई, माइनस करो तो क्या आएगा, पी से पी कट जाएगा। ये प्रिंसिपल गुणा ये 15% में से 6% घटाऊंगा तो 9%। 9% इंटू टी बराबर कितना आएगा बच्चे, 44,000 में से 22,400 घटाएंगे, 21,600। तो ये आ गया। यानी कि इस प्रिंसिपल का 9% ब्याज की दर से टी साल का जो इंटरेस्ट है 21,600 रुपए है। अब बताइए भैया, मैं एक गजब की टेक्निक यहां से खोज पा रहा हूं। मैंने ये वैल्यू निकाली घटा के, मैंने दोनों इक्वेशन को घटा दे, ये आ जाएगा। मुझे पी का मान, यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी भी बालक को कोई डाउट, पहली में से दूसरी घटा दी, पी से पी कट गया। यहां पी 15 में से 6 घटा दिया, 9% गुणा टी, ये 44 में से 22,400 घटा दे, 21,600। चाहे पहली इक्वेशन से सॉल्व कर लो, चाहे दूसरी से छाप के मैं दूसरी से सॉल्व कर लेता हूं। अगर मुझे इसका मान पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व। अगर मुझे इसका मान पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व। यहां बेटा 9% है, जबकि मुझे चाहिए कितना, 6% चाहिए। तो 9% को अगर 6 बनाना है तो किससे गुणा करनी पड़ेगी, 2/3 से। अगर 9 को 6 बनाना है तो किससे गुणा करनी पड़ेगी, 2/3 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर आप 2/3 से गुणा कर देंगे तो 3 तिया 9, और ये हो जाएगा 2 तिया 6% हो जाएगा ना। 3 से 9 3 बार कट गया, 2 तिया 6%। यानी कि प्रिंसिपल गुणा 6% गुणा टी, प्रिंसिपल इंटू 6% गुणा टी आ जाएगा। 9 को 6 बनाना है, 6/9 यानी कि 2/3 से गुणा। ये कितना है, ये 3 से 21,672, 100 और 72 दूनी 144, 14,400 रुपए आ गया। आप बोलोगे यस सर। यानी कि मेरे भाई प्रिंसिपल गुणा 6% गुणा टी 14,400 रुपए के बराबर आ गया, और ये इधर चला जाएगा। 22,400 में से 14,400 घटाएंगे तो प्रिंसिपल आ गया 8,000 रुपए। 8,000 रुपीज इस सवाल का आंसर है, 8,000 रुपए। और ये करेक्ट आंसर आ गया, बी ऑप्शन। खत्म। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि बताइए इस सवाल में टाइम कितना होगा, टाइम। मान लीजिए यही पूछ लिया होता, प्रिंसिपल ना पूछ के, पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया, तो क्या आंसर आएगा, बोलो।
वही करके आंसर बताना मुझे। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके आप टाइम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। यहां से भी आ जाएगा टाइम की पहला प्रिंसिपल निकाल लो। मैंने निकाला प्रिंसिपल गुणा 6% गुणा ये 14,400 रुपए, ये मैंने निकाल लिया। अब प्रिंसिपल निकाला है 8,000, तो प्रिंसिपल है 8,000, यहां रख दो बेटा, यहां पी की जगह 8,000 रख दो, आ जाएगा आंसर। ये भी तरीका है कि पहला प्रिंसिपल निकालो 8,000 गुणा 6% गुणा टाइम बराबर 14,400 रुपए। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 80 छिक्का 480, 480 से जाएगा 48 144, यानी कि 30 बार 30 टाइम, तो टाइम आ जाएगा 30 साल। 30 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया, 3 साल नहीं 30 साल आएगा। चलिए आगे चलेंगे। सवाल नंबर 12 सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है ये वाला, और बहुत अच्छा सवाल है प्यारे भाई, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे सवाल ये किसी टाइप को फॉलो नहीं करता, ना कोई करवाता अपने बैच में, ये ना कोई करवाता मेरे दोस्त। विकास कुमार 30 आएगा जी। ओके, ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते, इसमें आपको दिमाग लगाना है। ए पार्ट ऑफ रुपी, देखो ये सवाल तो अपने आप में शानदार है ही, लेकिन इस सवाल करने का जो मैं तरीका बताऊंगा वो और ज्यादा बेहतरीन होगा। ए पार्ट ऑफ 48,500 इज इन्वेस्टेड एट ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 15% per annum. The rest of money is invested at the rate of 10% per annum simple interest after 2 years of first investment. Okay. The ratio of interest of 5 years from the time when the first amount was invested is 5:3. How much is the second part that was invested at the rate of 10% simple interest? पहले तो आप ये बताओ कि आप इस सवाल का मतलब समझ भी पाए हो कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। देखिए हमारे पास 48,500 रुपए हैं, 48,500 रुपए। इस 48,500 रुपए के हमने दो पार्ट किए, फर्स्ट और सेकंड। इस 48,500 रुपए के हमने दो पार्ट किए मेरे भाई, फर्स्ट और सेकंड। सुनते रहिएगा, क्लियर है। इस 48,500 का एक पार्ट हमने उधार दिया सिंपल इंटरेस्ट पर 15% ब्याज की दर से, ठीक है। तो 48,500 का एक हिस्सा हमने उधार दिया 15% ब्याज की दर से। बाकी रेस्ट ऑफ मनी यानी कि सेकंड पार्ट, वो हमने उधार दिया 10% के सिंपल इंटरेस्ट से पर एनम आफ्टर 2 ईयर ऑफ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के 2 साल बाद उधार दिया गया। पहले निवेश के 2 साल बाद बाकी धनराशि को 10% दर से इन्वेस्ट किया जाता है। यह लाइन खास है, आगे पड़ेगा। पहली इन्वेस्टमेंट के टाइम से 5 साल बाद ब्याज का रेशो 5:3 है। पहली इन्वेस्टमेंट जो हमने की है उसके 5 साल बाद ब्याज का रेशो 5:3 है। आपसे सेकंड पार्ट पूछा है, आप बताओ। 48,500 रुपए आपके पास है, आपने इसमें से 48,500 में से आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया 15% ब्याज की दर से। अब जो बचा हुआ अमाउंट है यह आपने 2 साल बाद इन्वेस्ट किया, 2 साल बाद। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के 2 साल बाद सेकंड इन्वेस्टमेंट किया गया 10% ब्याज की दर से। आपको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के टाइम से 5 साल बाद ब्याज का रेशो दिया गया। तो आपको समझ में आ चुका है कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपने किया है 5 साल के लिए, सेकंड इन्वेस्टमेंट 2 साल बाद दिया गया, तो सेकंड इन्वेस्टमेंट किया गया कुल 3 साल के लिए। यह बात कितने बच्चों को क्लियर है कमेंट में बता दो। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट बच्चों हमने किया 5 साल के लिए, सेकंड इन्वेस्टमेंट हमने किया फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के 2 साल बाद, यानी कि कुल 3 साल के लिए मेरे भाई, ठीक है।
एक्चुअली आपको इस सवाल में सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है, ब्याज की दर भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, प्रिंसिपल पूछा है। एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आपको इस सवाल में सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, आपको ब्याज की दर दी हुई है, आपको टाइम दिया गया है, आपसे केवल इस सवाल में प्रिंसिपल ही पूछा गया। प्रिंसिपल क्या सॉल्व नहीं कर सकते मेरे भाई? भाई ये कैसे आएगा? ये इधर आ जाएगा बटे, तो सिंपल इंटरेस्ट आर और टी इधर आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बटे आर परसेंट गुणा टी। सिंपल इंटरेस्ट बटे आर परसेंट गुणा टी बराबर प्रिंसिपल। अगर मैं फर्स्ट पार्ट 44 कितना है, 48,500 है, 48,500 के दो हिस्से किए गए, फर्स्ट और सेकंड। अगर मैं दो हिस्सों की वैल्यू का रेशियो निकाल लूं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट के प्रिंसिपल का रेशियो निकाल लूं, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे यस सर। उसके लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट बटे रेट परसेंट गुणा टाइम का रेशियो लेना पड़ेगा। आपने पहला हिस्सा उधार दिया 15% ब्याज की दर से 5 साल के लिए, दूसरा हिस्सा उधार दिया 2 साल बाद यानी कि 3 साल के लिए। बोला फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के टाइम से 5 साल बाद ब्याज का रेशियो 5:3 है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट पे जो ब्याज मिलता है सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 5:3 है। सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 5:3 है बटे नीचे ब्याज की दर। पहला इन्वेस्टमेंट आपने किया है 15% ब्याज की दर से, दूसरा इन्वेस्टमेंट आपने किया 10% ब्याज की दर से। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। पहला इन्वेस्टमेंट आपने किया है 5 साल के लिए, दूसरा इन्वेस्टमेंट 2 साल बाद किया यानी कि 3 साल के लिए, 3 साल के लिए किया है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बटे रेट गुणा टाइम। आप इनका रेशियो निकाल लो। देखिए 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 10:15। 10:15 का मतलब हो गया 5 दूनी 10, 5 तिया 15 यानी कि 2:3। ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट की वैल्यू का रेशियो आ गया मेरे भाई, और ये आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो दोस्तों, अब कोई रोकने वाला है नहीं। आपसे सेकंड पार्ट ही पूछा गया है, कितना जबरदस्त सवाल था। सेकंड पार्ट कितना है? 3 यूनिट आउट ऑफ टोटल 5, 2 और 3 5, कितने रुपए का? 48,500 रुपए का। खेल खत्म। 48,500 रुपए का, ठीक है। किससे जाएगा? 5 से 5 नाम 45, 3 5 5 7 35, 9700 का 3 गुना, यानी कि 27,000 और 27,000 और 2100 आ जाएगा 29,100 रुपए। 29,100 रुपए आंसर है मेरे भाई। 30,000 से 900 रुपए कम। ऑप्शन नंबर बी। गजब का सवाल है जी। चलो आगे करेंगे जल्दी से। सवाल नंबर है आपके सामने 13। बनाइए बच्चे, मजा आ रहा है ना? जल्दी से करो भाई, आज चैप्टर खत्म है। हाँ जी बताओ। एक आदमी ने पहले साल के दौरान 5% की दर से पैसा उधार लिया, जिसमें दूसरे साल से आगे के प्रत्येक वर्ष में 0.5% साधारण ब्याज की वृद्धि की जाती है, ठीक है। 4 साल के बाद उसने कर्जे को पूरी तरीके से चुकाने के लिए कुल ब्याज के रूप में 4600 रुपए दिए। कुल कर्जा कितना था? देखो एक आदमी ने पैसा उधार लिया 5% ब्याज की दर से, जो हर साल 0.5% बढ़ जाता है, यानी कि अगले साल 5.5% ब्याज होगा, फिर तीसरे साल में 0.5 बढ़ जाएगा 6% ब्याज होगा, फिर चौथे साल में फिर 6.5% ब्याज होगा। तो 4 साल में इस हिसाब से कितना ब्याज देना पड़ा? ऐड कर लो, क्या आ जाएगा भैया? 5 से 11 12 और 11 23%। तो 23% की वैल्यू 4600 रुपए।
तो 1% की वैल्यू 200, 100% 20,000 रुपए, 20,000 उधार लिया था। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल था यार, मैं समझा कुछ टफ होगा, इसमें तो कुछ भी नहीं निकला। सवाल नंबर 14 देखिए, आर एस को कुछ पैसे उधार देता है जिस पर एस आर को 17,000 रुपए अधिक देता है, हैं? इंग्लिश में पढ़ो भाई। आर लैंड सम मनी टू एस ऑन विच एस पेज ₹17,000 मोर टू आर। ठीक है, सवाल यह है कि आर जो है कुछ पैसा उधार देता है एस को, और ऑन विच एस पे 17,000 मोर टू आर, जिसपे एस जो है आर को 17,000 रुपए ज्यादा लौटाता, यानी कि एस ने 17,000 रुपए बेसिकली ब्याज लौटाया। आर ने कुछ पैसा एस को उधार दिया और एस जो है 17,000 मोर जो है रिटर्न कर रहा है आर को। एस जो है मेरे भाई सेम मनी को टी को जो है उधार देता है, ऑन विच टी पेज 8.5% मोर टू एस, जिस पर टी जो है एस को 8.5% ज्यादा दे रहा है इंटरेस्ट। ठीक है, व्हाट शुड बी द मिनिमम बोरो, मिनिमम बोरो कितना होना चाहिए सो दैट ही डज नॉट अकर एनी लॉस इन द प्रोसेस। मिनिमम उधारी कितनी होनी चाहिए जिससे कि कोई नुकसान ना हो, किसको, एस को। देखो मेरे भाई, सारी की सारी कहानी एस के आगे टिक रही है। एस पहले आर से कुछ पैसा उधार लेता है और उस पैसा उधार लेने के बाद एस टी को उधार दे देता है। एस ने आर से पैसा उधार लिया और एस ने कुछ पैसा टी को उधार दिया। एक्चुअली एस ने आर से पैसा उधार लिया तो एस को 17,000 रुपए लौटाने हैं। ठीक है, एस ने टी को पैसा उधार दिया है तो टी को 8.5% लौटाने, 8.5%। बोला है मिनिमम उधारी कितनी होनी चाहिए जिससे कोई नुकसान ना हो। कोई नुकसान होने का मतलब, देखो एस पहले टी से ब्याज लेगा और एस आर को ब्याज चुकाएगा, यानी कि एस टी से ब्याज कमाएगा, आर को ब्याज लौटाएगा। तो यहां एस को 17,000 रुपए ज्यादा लौटाने, यानी कि यही 8.5% अगर 17,000 के बराबर हो जाए, एस जितना ब्याज टी से एक हाथ लेगा सेम उतना ही ब्याज आर को दूसरे हाथ से दे दे, ना तो कोई फायदा होगा ना कोई नुकसान होगा। तो 8.5% 17,000, 1% आ जाएगा 2,000, 100% आएगा 2 लाख। तो 2 लाख रुपए मेरे दोस्तों मिनिमम उधार देना चाहिए। ये आंसर हो गया। काफी ना लैंग्वेज बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चन से आगे लीजिएगा मेरे भाई। यहां पर सवाल है आपके सामने, यहां 15, चलिए। ₹50,000 इज डिपॉजिटेड इन ए बैंक अकाउंट। एक बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए जमा करे जाते हैं। यहां पे हिंदी में लिखा नहीं है, किए जाते हैं, इंग्लिश में पढ़ो। ₹50,000 इज डिपॉजिटेड इन ए बैंक अकाउंट। एक बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए जमा करते किए जाते हैं। देयर वॉज ऑलरेडी सम मनी इन द अकाउंट। बैंक खाते में पहले से कुछ पैसा है। नाउ द बैंक गिव 7,500 एट सिंपल इंटरेस्ट इन ईयर। अब बैंक एक साल में 7,500 रुपए ब्याज देता है। ठीक है, ब्याज की दर 4.5% पर एनम है। ब्याज की दर 4.5% पर एनम है। तो पूछा है बैंक खाते में पहले से कितना पैसा है। लेटेस्ट सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के पेपर का सवाल है। ये पिछले साल के सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में आया था और अब सिलेक्शन पोस्ट का पेपर दोबारा से हो रहा है मेरे भाई 24 तारीख से, एक हफ्ते बाद। किसी टाइप को फॉलो नहीं करता। मान लो एक बैंक खाते में पहले से 50,000 रुपए एक बैंक खाते में 50,000 रुपए जमा किए जाते हैं। बैंक में पहले से कुछ पैसा ऑलरेडी डाला हुआ है। कृपया सवाल पढ़ो, सवाल में सब कुछ छुपा हुआ है। हमने अपने बैंक खाते में 50,000 रुपए जमा किए, बैंक में पहले से भी कुछ पैसा है। अब बैंक हमें 7,500 रुपए सिंपल इंटरेस्ट देता है एक साल में, जबकि ब्याज की दर कितनी है, 4.5% पर एनम। तो पूछा है बैंक में पहले से कितना पैसा है। 4.5% का मतलब 4.5% मतलब 9/2%। फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी 9/200।
यानी कि मेरे भाई 9/200 ब्याज की दर आ गई। अगर बैंक में 200 यूनिट आपका प्रिंसिपल है तो बैंक कितना ब्याज देगा? 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू सवाल में 7500 है। क्या आपको बात समझ में आ गई? 200 का 4.5% 9 होता है। बैंक आपको 9 यूनिट ब्याज देगा। बैंक आपको 7500 ब्याज देता है। 9 यूनिट की वैल्यू 7500, एक की वैल्यू आएगी 7500/9। तो 200 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 200 रुपए। यानी कि बैंक ने इतने रुपए पर आपको ब्याज दिया है, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। 3 से जाएगा मेरे भाई 2500/3, तो 25 दूनी 50 है, 5,00,000/3 आ गया। 5,00,000 को 3 से भाग देंगे तो भैया 1,666 है भाई, ये आ जाएगा 0.66 रुपीज। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही है ना। 25 दूनी 50, यानी कि 5,00,000 को 3 से भाग देंगे, ये आपका प्रिंसिपल आ गया 1,66,666 यानी कि बैंक में इतना पैसा है। लेकिन ये आंसर नहीं आएगा, कहीं जल्दबाजी में गलत कर दो। बैंक में अभी इतना पैसा है जबकि 50,000 रुपए खाते में अभी जमा करें। 50,000 रुपए खाते में अभी जमा करें तो बैंक में 50,000 रुपए जमा करने से पहले कितना पैसा होगा शुरुआत में, यह घटाना पड़ेगा। ये तो पूछा है, बताए खाते में पहले से कितनी धनराशि थी। 50,000 रुपए तो अब जमा करें तो बैंक में पहले से कितना था? 1,16,666.66 पहला ऑप्शन आंसर है। तो इस सवाल का आंसर पहला ऑप्शन था, देख लो आप। ठीक है, तो सेकंड शीट में केवल मिसलेनियस सवाल हैं। फिक्स टाइप के सवाल पहली शीट में हो चुके हैं। ठीक है, यह सवाल कोई नहीं करवाता जो मैं आपको बता रहा हूं। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 16 करिए बच्चों। सीजीएल मेंस 2023 के पेपर का क्वेश्चन। अब देखो ये मेंस का सवाल है भाई साहब, खुद ही पढ़ लो जरा, आपको सवाल खुद ही पढ़ लो, आपको पता लग जाएगा कि अरे सवाल क्या है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2,800 एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 years इज x रुपए। 2,800 रुपए पर 10% ब्याज की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट x है। 2,800 पर 10% की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट x है। चलो ये तो चलो एक बात होगी। एंड 1,736 इज द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन 6,200 एट द रेट ऑफ 14% फॉर y years। अच्छा, 6,500 रुपए पर 14% ब्याज की दर से y सालों का सिंपल इंटरेस्ट 1,736 है। तो आपसे पूछा है x/y का मान क्या है। ये तो बड़ी बेसिक सी बात होगी मेरे भाई। देखो कुछ मत करो, सिंपल सॉल्व कर लो। x अलग वो निकालो, y अलग निकालो, दोनों को डिवाइड करो, है ना? है ना? सड़क छाप सवाल। दो अलग छोटे छोटे सवाल मिला दिए, मींस का सवाल बना दिया। x क्या है? 2,800 रुपए पर 10% की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 2,800 पर 10% की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है x। कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 840 रुपए। 28 से 84 दूसरा 840 रुपए। ये तो x का मान आ गया। अब यहां से दूसरा सवाल सॉल्व करो, y की वैल्यू। y क्या है? टाइम। आपको 6,200 रुपए पर 1,736 रुपए ब्याज मिलता है, जबकि ब्याज की दर है 14%। आपको टोटल ब्याज मिला 1,736 रुपए। टोटल ब्याज मिला मेरे भाई 1,736 रुपए। एक साल में कितना ब्याज में, देखो मैंने आपको बताया समय निकालने का क्या तरीका है। टोटल सिंपल इंटरेस्ट को एक साल के सिंपल इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो। एक साल में कितना ब्याज है? 6,200 रुपए का 14%। एक साल का ब्याज है 6,200 रुपए का 14%। तो 1,736 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? डिवाइड कर दो। टोटल सिंपल इंटरेस्ट को एक साल के सिंपल इंटरेस्ट से डिवाइड कर दीजिए। टोटल सिंपल इंटरेस्ट 1,736 रुपए, एक साल में कितना होगा? प्रिंसिपल 6,200 का 14% आ गया, परसेंटेज से 2 जीरो। 31 से जरूर जाएगा, 31 दूनी 62, 31 पंजे 155।
ठीक है भाई। उसके बाद बचेगा कितना मेरे दोस्तों, यहां पर 18, 31 छिक्का और 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, यानी कि 2 आ गया। y का मान 2 आ गया, तो x बटे y कितना आ गया, x का मान 840 आया है, y का मान 2, तो 840 बटे 2 420, 420 आंसर है, सी ऑप्शन। बताइए क्या तकलीफ है इस सवाल में। दो सवाल को मिला ही तो दिया, बन गया मेंस का सवाल। 16वां क्वेश्चन था। आगे चलिए भाई साहब, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 17, करिए। CHSL 2023 प्री के पेपर का सवाल है ये वाला, CHSL प्री का। बोला टी साल में सिंपल इंटरेस्ट जो है एक सर्टेन अमाउंट पे, बिल्कुल सड़क छाप सवाल, कोनो सिर पैर नहीं इस सवाल का, जितना लॉजिक है सब लगा डालो। मैंने आपको फिक्स टाइप के 120 सवाल कराए ना, सारा ज्ञान इस सवाल में लगा दो। बोला है इन ईयर टी साल में सिंपल इंटरेस्ट जो है एक सर्टेन अमाउंट पे, वो प्रिंसिपल का 5/8 है 10% की दर से। इन टी सालों में एक सर्टेन अमाउंट का सिंपल इंटरेस्ट 10% ब्याज की दर से प्रिंसिपल का 5/8 है। आगे क्या बोला है, आगे ये बोला है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड 3/4 ऑफ 10%, अगर ब्याज की दर को 10% का 3/4 कर दिया जाए, एंड द सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स सेम, और सिंपल इंटरेस्ट सेम रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द चेंज वैल्यू, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। टाइम सेम रहेगा, टाइम 3/4 हो जाएगा, टाइम इंक्रीजेस टू 8:1/3 ईयर, टाइम डिक्रीजेस टू 5.5 ईयर्स। बहुत बढ़िया सवाल। देखो मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट। अब मेरे भाई इस सवाल में आप प्रिंसिपल तो चेंज नहीं कर रहे, प्रिंसिपल सेम है मेरे भाई, केवल आप ब्याज की दर को चेंज कर रहे हो, टाइम को सेम कर रहे हो, टाइम को चेंज कर रहे हो। तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट परसेंट गुणा टाइम के। सिंपल इंटरेस्ट सेम है मेरे भाई, साधारण ब्याज सेम रहता है, लिखा हुआ ना, साधारण ब्याज सेम रहे। अब आप बताओ, दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर सेम है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी वर्स रेशियो में होगी। पहले समय था टी साल, ब्याज की दर थी 10%, अब आपने ब्याज की दर को 10% का 3/4 कर दिया, आपने रेट परसेंट को 3/4 कर दिया, ब्याज की दर को 3/4 गुना कर दिया 10% का। पहले ब्याज की दर 10% थी, अब आपने ब्याज की दर को 10% का 3/4 कर दिया। अगर रेट 3/4 गुना हो गया, अगर रेट 3/4 गुना हो गया तो टाइम रिवर्स हो जाएगा 4/3 गुना, टाइम रिवर्स हो जाएगा 4/3 गुना, यानी कि टाइम अगर पहले 3 यूनिट था तो अब टाइम बढ़ के 4 यूनिट हो जाएगा, यही है, यानी कि टाइम सेम नहीं रहेगा। इट रिमेन्स द सेम एज टी, नहीं, इट बिकम 3/5 ऑफ टाइम टी, 3/5 तो नहीं बेटा, 4/3 हो जाएगा, टाइम 4/3 गुना हो जाएगा। टाइम इंक्रीजेस टू, टाइम ये वाला गलत हो जाएगा, डिक्रीज नहीं हुआ, टाइम अगर पहले 3 था तो अब 3 से 4 हो गया, तो टाइम इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है प्यारे भाई, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो जब सारी ऑप्शन गलत हो गए तो एक ऑप्शन सही बचा ना, यानी कि टाइम इंक्रीज हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे मुझे सवाल सॉल्व नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैंने बस ये देख लिया कि रेट अगर 3/4 गुना हुआ तो टाइम 4/3 गुना हो गया, टाइम 3 से 4 होगा, टाइम बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर है? आप बोलोगे सर ऐसा क्लियर है जो कभी ना हुआ। सवाल देखो, टी साल में अगर पूरा सॉल्व करना है तो आप ये देखो, टी साल में जो आपको ब्याज मिला है वो प्रिंसिपल का 5/8 है। प्रिंसिपल का 5/8 कितना होता है? 1/8 12.5%, 5/8 62%, यानी कि आपको प्रिंसिपल पे 62.5% ब्याज मिला है, जबकि एक साल में कितना ब्याज है? 10%। तो टाइम कितना होगा? 6.25 ईयर्स,
और 6.25 ईयर्स आपका समय है, ये हो गया जी 25/4 साल। 25/4 ईयर्स टाइम टी की वैल्यू थी पहले। पहले ब्याज की दर 10% थी, जो ब्याज था प्रिंसिपल का 5/8 था। 5/8 62.5%। 62.5% ब्याज है, एक साल में 10%, तो कितने साल में मिला होगा? 6.25 ईयर्स में। तो पहले टाइम था 25/4 साल, 3 यूनिट की वैल्यू 25/4 साल। अब टाइम है 4 यूनिट, तो 4 की वैल्यू क्या आएगी? 4 ऊपर चला जाएगा तो 3 नीचे, 4 ऊपर चला जाएगा तो 3 नीचे, 25/3 साल। तो अब टाइम 25/3 साल हो गया, जिसे क्या कहेंगे? 3 × 8 = 24, 8:1/3 ईयर। तो टाइम इंक्रीज हो गया 8:1/3 ईयर। सी ऑप्शन। गजब का सवाल। बताओ अच्छा है कि नहीं सवाल?